Hello everyone and welcome back to my channel Law of Your College. Today is class 7th on Constitution. जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने राइट टू इक्वालिटी को स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को देख लिया था. इस क्लास में आज हम आर्टिकल 16 से लेकर के आर्टिकल 18 को कवर करेंगे और इसी क्लास के साथ हमारा राइट टू इक्वालिटी का जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16 से. आर्टिकल 16 ये बोलता है, लाइन वाइज लाइन आर्टिकल को समझेंगे ताकि जितना भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आप समझ लें. जितने भी लैंडमार्क केसेस है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में देखते चलेंगे. चलिए, आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ये जो स्टेटमेंट है आर्टिकल 16 का, इससे हमें दो बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आपको जॉब देंगे. ठीक है, कि आप बोलो कि भाई मेरे को तो सरकार ने आर्टिकल 16 में ये राइट दी है कि मुझे जॉब मिलेगी. नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. जितने भी आप लोग हो, मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप आइए कंटेस्ट कीजिए इस जॉब के लिए. और जितनी हमारे पास वैकेंसी होंगी, जो हमारे पास टेक्निकल हमको चाहिए होगी क्वालिफिकेशन की, इस इंसान में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम आपको जॉब दे देंगे. लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है कि आप आके जॉब को सीख कर सको, वो अपॉर्चुनिटी हम सबको एक समान देंगे राइट टू इक्वालिटी के अंदर. और दूसरी चीज़ ये यहाँ पे ये बोलता है कि आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, प्राइवेट में ये बात नहीं की गई है. ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट को हमने समझ लिया कि इसने दो बातें कही, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये बात बोली. उसके बाद क्लॉज 1 देखते हैं. देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, स्पेसिफिकली अंडर द स्टेट. ओके, और यहाँ पे ये भी देख लो कि ये जो राइट है ये सिटीजन स्पेसिफिक राइट है. सिटीजन्स को ही ये राइट टू इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी दी गई है. क्लॉज 2 पे आ जाइए. नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment under the office of the state. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो हमारे पास एडिशनल ग्राउंड्स प्रोवाइडेड है. आर्टिकल 15 जो है वो ना तो डिसेंट की बात करता है और ना ही रेसिडेंस की बात करता है, लेकिन ये दो ग्राउंड्स हमको आर्टिकल 16 में प्रोवाइड किए गए हैं. इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कितने ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 16 में और कौन से दो ग्राउंड है जो एडिशनल है टू आर्टिकल 15. उसके बाद आ जाइए आर्टिकल क्लॉज 3 पे. आई होप आपको क्लॉज 1 भी इजीली समझ में आ गया होगा और क्लॉज 2 भी सिंपल बात कह रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी देने में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इनमें से किसी भी ग्राउंड पे. उसके बाद आप आ जाइए क्लॉज 3 पे. क्लॉज 3 बेसिकली एक्सेप्शन है रेसिडेंस के बेसिस पे, यानी कि वो कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो होगी, लेकिन स्टेट अगर चाहे तो रेसिडेंस के बेसिस पे कुछ पोस्टों को रिजर्व कर सकती है. पूरे क्लॉज को पढ़ते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस under the government of or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment. यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऑफिसेस हैं जिनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में निकली है, ठीक है, तो वहाँ पे हम बोल देंगे कि महाराष्ट्र के लोग ही इस ऑफिस को ज्वाइन करेंगे. तो ऐसे में हमने क्या किया, हमने एक क्लासिफिकेशन कर दिया रेसिडेंस के बेसिस पे. लेकिन आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 3 है वो इस एक्सेप्शन को बोलता है कि ये एक्सेप्शन करेक्ट है, वैलिड है और आप रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, जो कि आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं, हम ये याद रखेंगे कि आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 है जो बात करता है एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन किस चीज़ की है, रेसिडेंस के एक्सेप्शन की बात करता है. ओके, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पे आ जाइए. ये बोलता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state. आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है वो हमें दो बातें बताता है. सबसे पहली बात तो ये बताता है कि ऐसे लोगों को हम स्पेशल प्रिविलेज देंगे और ऐसे लोगों के प्रति अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या उन्हें कुछ रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा. और वो ऐसे जो लोग हैं वो दो कैटेगरी के हैं. सबसे पहला तो या तो वो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, ठीक है,
बैकवर्ड क्लास हो गई। और जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है दैट दे आर नॉट एडुक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। एडुक्वेटली उन्हें रिप्रेजेंट जो है नहीं किया गया है सर्विसेज अंडर द स्टेट में। तो इसके ऊपर जो सरकार है वो एक क्वान्टिफिएबल डेटा कलेक्ट करती है। उस डेटे के हिसाब से समझा जाता है कि कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जो बैकवर्ड है और कौन सी ऐसी क्लासेस हैं जिन्हें एडुक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है अंडर द सर्विसेज ऑफ स्टेट। तो ऐसी सिचुएशन में इन क्लासेस के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो इन दोनों कैटेगरीज में आते हैं, एक अलग से स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है, थोड़ी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आई होप आपको आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4A पे जाने से पहले हम आते हैं इंदिरा शोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका केस है ये इंदिरा शोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई और वो चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। बिल्कुल पॉइंटर वाइज आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। और इस केस को समझ लोगे तो ये आइडिया भी समझ में आ जाएगा कि जो क्लॉज 4A है, क्लॉज 4B है, वो क्यों ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, इंदिरा शोने केस में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की जो वैलिडिटी है उसे चैलेंज किया गया। उस बात पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4 है वो वैलिड है अपने आप में, लेकिन कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए, इसलिए हम इस केस को लैंडमार्क केस कहते हैं। और इस केस का एक और नाम है जो कि है मंडल कमीशन केस। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेगा कि मंडल कमीशन केस में क्या कहा गया, तो इसीलिए हम ये नाम याद रखेंगे। अच्छा, इस केस में क्या क्या बातें कही गई वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात, क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया। ये क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी कैटेगरी की है। ओबीसी कैटेगरी में जो क्रीमी लेयर की कैटेगरी है उसे एक्सक्लूड कर दिया गया, उसे रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पे बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड का क्लासिफिकेशन होता है। इस पर भी बहुत चर्चा चली थी इस केस में, वो इन डिटेल तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस क्लासिफिकेशन को भी वैलिड कह दिया गया। उसके बाद इस केस में सीलिंग लिमिट निकाल दी गई, जो आज हम लोग जानते हैं कि जितनी भी रिजर्वेशन है आप 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये सीलिंग लिमिट हमारे पास मंडल कमीशन केस यानी कि इंदिरा शोने केस में आ गई। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया कि आपने रिजर्वेशन दे दी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपने रिजर्वेशन दे दी, ठीक है, लेकिन आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे। एक बार कोई इंसान एम्प्लॉयमेंट में एंटर कर गया है, उसके बाद उसके आगे उसका क्या काम होगा, उसको प्रमोशन मिलेगी कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा। आप वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं देंगे, उसे इनवैलिड कर दिया गया। उसके बाद एक केस था हमारा जो था देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसके अंदर ये हेल्ड किया गया था कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल है वो है इनवैलिड। इस केस को ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है जब तक वो 50% सीलिंग लिमिट को ब्रीच ना करे। अब पहले तो समझते हैं कि कैरी फॉरवर्ड रूल होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए ये है 2023 और ये है 2024। 2023 में हमारे पास 100 वैकेंसीज हैं टोटल। ठीक है, किसी एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, किसी ऑफिस की, किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ऑफिस की, वहाँ पे हमारे पास 100 वैकेंसीज हैं और इन 100 में से हमारी जो 50% है वो रिजर्व्ड है फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इन 50% में से मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ 40% सीट्स भरती है, यानी कि 100 सीट्स हैं हमारे पास टोटल, 40% सीट्स भर गई जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए, लेकिन 10 सीट्स जो हैं वो अभी भी रह गई। तो इन 10 सीट्स का क्या होगा, तो कैरी फॉरवर्ड रूल हमें ये कहता है कि अगले साल 2024 में जब फिर से 100 वैकेंसीज आएगी और आपने ये कहा है कि 50% मैक्सिमम आप दे सकते हैं, है ना, किसी को रिजर्वेशन, तो मान लीजिए 50% की आपकी रिजर्वेशन है कैटेगरी, तो यहाँ पे आपने 50 सीट्स तो जाएगी ही जाएगी रिजर्व्ड कैटेगरीज को, लेकिन ये जो 10 सीट्स बच गई है ये भी कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ आएगी और ये भी प्लस हो जाएगी यहाँ पे। तो टोटल 2024 में 60 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पे ये बात हो गई। तो इस इंदिरा शोने केस में कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल तो वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है कैरी फॉरवर्ड रूल, लेकिन 50% की जो लिमिट है इसे ब्रीच नहीं करना है।
लेकिन जो हमने सिचुएशन देखी इसके अंदर तो ये लिमिट ब्रीच हो गई। तो आगे क्लॉज 4B को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसके बाद सरकार ने अमेंडमेंट करके क्लॉज 4B निकाला, जिससे सरकार ने कहा कि 50% रूल जो है उसे भी हम डेरोगेट कर सकते हैं, उसे भी ब्रीच कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। और जब भी हम प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये 50% के अलावा की वैकेंसीज होंगी, यहाँ पे ये मैक्सिमम लिमिट काम नहीं आएगी। चलिए तो देख लेते हैं क्लॉज 4A को और क्लॉज 4B को। क्लॉज 4A कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विथ कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ये भी याद रखेंगे आप, टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ scheduled caste and scheduled tribe within which in the opinion of state are not adequately represented। ओके, तो अब आपको दो बातें याद रखनी है कि क्लॉज 4A हमारी बात करता है प्रमोशन की, उसके साथ साथ वो ये भी बोलता है कि यहाँ पे OBC कैटेगरी को ये राइट नहीं दी गई है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ SC और ST कैटेगरी की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से ये प्रमोशन होगा उसके मैनर को हमें बताया है कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी। ठीक है, ये जो मैनर है ये अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद ये मैनर जो है वो आया था। उससे पहले जो हमारे पास सीनियोरिटी कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी का जो प्रोविज़न है वो नहीं था, उससे पहले हमारे पास ओरिजिनली कैचअप रूल था। अब ये दोनों चीज़ें क्या है इसकी डिटेल में तो अभी हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन हमारे पास आपको बस इतना याद रखना है अपने एग्जाम के लिए कि सबसे पहले यहाँ पे कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी नहीं था, पहले कैचअप रूल हुआ करता था। उसके बाद 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हमारा, 2001 में हुआ ये अमेंडमेंट। उसके बाद यहाँ पे अमेंड करके कैचअप रूल को हटा के कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी का कंसेप्ट जो है वो रख दिया गया। आर्टिकल 4A क्लॉज 4A वो किस अमेंडमेंट से आया, वो आया है 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995। कहीं ना कहीं ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो आपके लिए ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस आर्टिकल के, वो आपके लिए याद रखना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आ जाइए क्लॉज 4B पे, जो कि आपका आया है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये अमेंडमेंट हुई थी 2000 में। क्लॉज 4B कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज। हमने पिछला जो सिचुएशन देखी उसको यहाँ पे आप लगाइए, अपने आप ये आर्टिकल आपको समझ आ जाएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर विच आर रिजर्व्ड for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4A as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies on that year। यानी कि अगर हमारी जो सक्सीडिंग ईयर में जो हम कैरी फॉरवर्ड करके जो पिछले साल की वैकेंसीज़ को लेके आ रहे हैं उनके ऊपर 50% सीलिंग लिमिट नहीं लगेगी, और वहाँ पे अगर हम 50% से ऊपर भी जा रहे हैं तो वो कम्प्लीटली वैलिड होगा। ये सरकार ले आई इस प्रोविज़न को आफ्टर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000। तो ये पूरी आपकी कहानी है जो भी आपका आर्टिकल 16 की, और जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आर्टिकल 16 के अंदर है वो हमने डील कर ली। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्टिकल 16 का क्लॉज 5, जो कि बात करता है कि अगर कोई एक रिलीजियस ऑफिस है, मान लीजिए कोई एक रिलीजियस ऑफिस है, उसके अंदर अगर हम ऐसा प्रोविज़न लाते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन ही इस ऑफिस का इस ऑफिस के अंदर हेड करेगा या कोई मेंबर बनेगा इस ऑफिस का, तो ऐसी चीज़ जो है वो गलत नहीं है, ऐसी चीज़ वैलिड है। ये आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 बोलता है। उसके बाद क्लॉज 6 हमारा वही 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या आया था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, EWS कैटेगरी के लिए जो प्रोविज़न रिजर्वेशन निकाली गई थी वो इससे आई थी। तो वो वही बात करता है कि अपॉइंटमेंट के लिए जो भी रिजर्वेशन है फॉर अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लास मेंशन्ड इन क्लॉज 4 इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10%। ये भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और इसी ये जो हमारा क्लॉज 6 है इसके ऊपर हमारा केस आया था जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आई गेस 2022 का है। इस केस में इस प्रोविज़न को चैलेंज किया गया था, और जो हमारा 15 क्लॉज कौन सा क्लॉज था वो जिसके अंदर EWS सेक्शन की बात की गई थी,
जो हमारे आर्टिकल 15 में भी जो क्लॉज ऐड किया गया था 103rd अमेंडमेंट से, उन दोनों को चैलेंज किया गया था इस केस में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वैलिड है। तो ये आपका कहीं ना कहीं रीसेंट केस लॉस में आ जाता है। उसके बाद आ जाइए आप आर्टिकल 17 पे। आर्टिकल 17 बोलता है, अगेन राइट टू इक्वालिटी को आइडिया को आगे ले जाता है आर्टिकल 17, और बोलता है कि अनटचेबिलिटी को हम अबॉलिश करते हैं और इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में फॉरबिडन है। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का हमने कंटेक्स्ट तो बहुत सिंपल है कि अनटचेबिलिटी आप नहीं करेंगे, और अगर आप करते हैं तो इसे पनिश किया जाएगा, एज एन ऑफेंस इसे पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, और यही जो एक्ट है इसका जो पुराना नाम था वो भी आप याद रखेंगे, इसका पुराना नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1995। अभी इस एक्ट का ये नाम है, इसके अंदर हमारी अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। उसके बाद एक केस आप याद रखेंगे जिसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है। इसे एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस भी कहा जाता है। इस केस में कहा गया था कि जो आर्टिकल 17 है, हमने क्या देखा कि जो हमको फंडामेंटल राइट्स है वो अगेंस्ट स्टेट मिली है, लेकिन इस केस में कहा गया था कि आर्टिकल 17 हमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी मिला है। ये हम सिर्फ ये प्रोविजन नहीं बना रहे हैं कि सिर्फ स्टेट जो है वो अनटचेबिलिटी नहीं करेगी, कोई प्राइवेट पर्सन भी अगर ऐसा करता है तो उसे एज एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ उसे पनिश किया जाएगा। ऑल राइट, आर्टिकल 17 की सिंपल सी कहानी हो गई। उसके बाद आर्टिकल 18 को जल्दी से देख लेते हैं, लास्ट आर्टिकल फॉर टुडेज लेक्चर। आर्टिकल 18 बोलता है आप कोई भी टाइटल जो है स्टेट कन्फर नहीं करेगी किसी भी पर्सन पे, लेकिन दो एक्सेप्शंस दे दिए। सबसे पहला एक्सेप्शन है मिलिट्री, और सेकंड एक्सेप्शन है आपके पास एकेडमिक डिस्टिंक्शन। सेकंड क्लॉज बोलता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद क्लॉज 3 बोलता है कोई ऐसा पर्सन जो सिटीजन नहीं है इंडिया का, वो अगर इंडिया के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट को होल्ड कर रहा है, तो ऐसा पर्सन कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं लेगा, लेकिन वो तब ज़रूर ले सकता है जब वो क्या कर ले, वो कंसेंट ले ले प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना ऐसा कोई भी नॉन सिटीजन कोई भी टाइटल फॉरेन स्टेट से नहीं लेगा। उसके बाद क्लॉज 4 बोलता है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी स्टेट। तो क्या क्या चीज़ें होल्ड नहीं कर सकते आप कोई प्रेजेंट नहीं ले सकते, इमोल्यूमेंट नहीं ले सकते, कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं ले सकते ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। तो यहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की कंसेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दो जो आपके क्लॉजेस है इसके अंदर प्रेसिडेंट की कंसेंट अगर आप ले लेंगे तो आप ये टाइटल्स को ले सकते हैं। अच्छा, अब एक बात आ जाती है कि जो हमको नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं, नेशनल अवार्ड्स तो अभी भी मिलते हैं हमें, तो नेशनल अवार्ड्स आपका पद्मश्री हो गया, ये सब नेशनल अवार्ड्स की कैटेगरी आ गई, तो ये तो आपको अभी भी मिलते हैं, तो ये क्या टाइटल नहीं है? तो इसके लिए हमारे पास केस आया था, केस का नाम याद रखना, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, 1996 का केस था। इस केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि नेशनल अवार्ड्स जो हैं वो कम्प्लीटली वैलिड है। नेशनल अवार्ड्स वुड नॉट अमाउंट टू टाइटल विद इन आर्टिकल 18, तो वो एज अ टाइटल हम उन्हें एज अ टाइटल नहीं मानेंगे अंडर आर्टिकल 18। तो आप उन टाइटल्स, वो जो टाइटल्स हैं वो कम्प्लीटली वैलिड है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात हो गई आर्टिकल 18 की। अब चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। और अगर आपको कोई भी लैंडमार्क जजमेंट्स की या फिर जो भी रीसेंट आपकी जजमेंट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों कंपाइलेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये PDF जो है वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। विथ दैट लेट्स एंड दिस लेक्चर, टेक केयर।